दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपका हर एक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों चाहे आपका शिक्षक भर्ती के साथ साथ चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सीजी टेट हो, सी टेट हो, छात्रावास अधीक्षक हो, सीजी व्यापम हो या फिर रेलवे एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये होगा हमारा क्लास सेकेंड, जिसमें हम देखेंगे प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रकाश होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इससे रिलेटेड किस प्रकार के आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। आज के इस क्लास में हम पूरा हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों साइंस का हमने क्लास 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। उसमें भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पूरा पहले समझ लेते हैं। देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद अदृश्य होकर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, वो होता है दोस्तों आपका प्रकाश। अब देखिए कोई सा भी वस्तु हो, मान लीजिए ये जो पेन है जिसको मैं अभी पकड़ा हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी वस्तु है, या ये एक पेन ही मान लेता हूँ मैं, ये एक पेन है। अब हम इस पेन को देखते हैं। अब देखिए इस पेन में जो है कहीं से भी प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद वो प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचेगा, ठीक है। इस पेन में अगर कोई प्रकाश पड़ेगा और वही प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचेगा, तब के कंडीशन में ही ये पेन हमें दिखाई देगा। मतलब देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या दिया है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वह वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं क्या दिया है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका कोई घास। अब देखिए कोई सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ रहा है, ये हो गया आपका सूर्य का प्रकाश। अब ये सूर्य का प्रकाश इस घास में पड़ रहा है। अब इस घास में पड़ने के बाद ये सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक ये पहुंचेगा, ठीक है। ये जो सूर्य का प्रकाश है ये इस घास से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचेगा। तब के कंडीशन में ये जो भी इमेज है, जिस भी इमेज में प्रकाश पड़ रहा है, जो भी इमेज हम देख रहे हैं, इसका इमेज हमारे दिमाग में छपेगा, ठीक है। तभी हमें कोई सा भी वस्तु, चाहे वो कोई सा भी वस्तु हो, वो हमें दिखाई देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, अब इसमें कोई प्रकाश पड़ रहा है और वो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुँच के वो हमारे दिमाग में ये जो लिखा है ये छप रहा है, तभी ये चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जो भी वस्तु रहेगा वो जिस रंग के प्रकाश को हमारे आंखों पर परावर्तित करेगा, वो वस्तु हमें वही रंग का दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, ये सभी चीज़ आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रकाश, लाइट के बारे में। अब देखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, इसको भी हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, ठीक है। मतलब प्रकाश तरंग में भी होता है और प्रकाश कण के रूप में भी होता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश किस किस रूप में होता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश हमारा तरंग के रूप में भी प्रेजेंट होता है और प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि इसका देख ले, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जर्मन वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ पर मैं टॉपिक लिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया, सर हाइगेंस ने, और ये कब किया, 1678 में। अब देखिए प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब देखिए आपने कई बार क्वेश्चन में सुना होगा कि अनुप्रस्थ क्या होता है और अनुदैर्ध्य क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग, जिसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन अनुप्रस्थ तरंग का।
अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है दोस्तों, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है दोस्तों वे तरंग जिसमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग, जैसे कि अभी हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका प्रकाश तरंग है, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तभी तो सूर्य से ये जो अर्थ तक ये सूर्य का रोशनी, ये सूर्य का प्रकाश हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है, क्योंकि सूर्य से ये अर्थ के बीच में किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में चलने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या आता है दोस्तों, ध्वनि। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या आता है, ध्वनि। वैसे तो हम जब साउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको साउंड का पूरा डिटेल में डिस्कशन करा दूंगा। अभी आप बस इतना ही जान लीजिए कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, जिसमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि क्या है, साउंड क्या, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि साउंड जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। साउंड को चलने के लिए, साउंड को गमन करने के लिए किसी न किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे आपका वायु हो गया या फिर आपका कोई सा भी ठोस हो गया, कोई सा भी द्रव हो गया। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग जिसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं। प्रकाश के हम कुछ इंपॉर्टेंट गुण के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। अब देखिए प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों, निर्वात में होता है। ठीक है, निर्वात के बाद किस में होगा, पानी में होगा, फिर कांच में होगा। अब देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते पे प्रकाश गमन नहीं कर सकती। अब देखिए प्रकाश का रंग इसके वेवलेंथ, मतलब इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ठीक है, अभी हम तरंग दैर्ध्य क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रकाश का रंग क्या होता है, जैसे कि देखिए आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में देखा होगा, कोई एक आपका होता है लाल, एक होता है हरा, और एक होता है दोस्तों आपका पीला। मतलब ये हमें दूर से, कोई रंग होता है जो दूर से दिखाई देता है, कोई रंग होता है जो पास से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका रंग इसके वेवलेंथ पर ही डिपेंड करता है। तो ये सभी हो गया दोस्तों प्रकाश के गुण, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश की चाल क्या होती है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि निर्वात में अलग होता है, पानी में अलग होता है, कांच में अलग होता है। ठीक है, और कुछ जो ठोस पदार्थ भी होते हैं कुछ में ही, जिसमें भी आपका प्रकाश का चाल अलग होता है। ठीक है, अब देखिए वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतने ही कम होगी। अब देखिए इसमें अभी आपने देखा अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक होता क्या है, जिसको बोला जाता है दोस्तों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, इसको भी पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी माध्यम का वह गुण जिसके आधार पर यह पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करता है। ठीक है, किसी भी माध्यम का वह गुण जिसके आधार पर यह पता चलता है कि प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से गति कर रहा होता है, उसी को बोला जाता है दोस्तों अपवर्तनांक। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई बार आपको टीचर भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए निर्वात में क्या होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसी चाल से सूर्य से हमारे पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है पानी में होता है दोस्तों 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या होता है कांच में क्या होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या चीज़ पता चलता है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होगा, निर्वात में। मतलब जितना कम माध्यम हम प्रकाश को देंगे उतना ही उसका स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, हम प्रकाश को चलने के लिए जितना कम माध्यम देंगे उतना ही प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब निर्वात का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई सा भी माध्यम का ना होना, ये कहलाता है दोस्तों निर्वात। ठीक है, जहाँ पर आपका हवा तक नहीं होता, ठीक है, उसी को बोला जाता है निर्वात।
मतलब निर्वात में ही प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। उसके बाद देखिए निर्वात के बाद क्या आ गया, पानी आ गया। ठीक है, पानी में उसको थोड़ा सा माध्यम मिल रहा है इसीलिए उसका स्पीड कम हो गया। अब उसके बाद कांच में उसको ज़्यादा माध्यम मिल रहा है इसलिए उसका स्पीड और कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए परावर्तन क्या होता है, लाइट का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक होता है दोस्तों आपका आपतित किरण। ठीक है, एक होता है आपका आपतित किरण, मतलब मान लीजिए हमारा कोई माध्यम है, मान लीजिए हमारा कोई मिरर है। ठीक है, मिरर में हम कोई किरण आपतित कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका आपतित किरण। अब देखिए मिरर में क्या होता है, मिरर में या फिर वाटर में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश जो है वो परावर्तित हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा परावर्तित, ये होगा परावर्तित किरण। एक हो गया आपका आपतित किरण और एक हो गया आपका परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कोई सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है, इसमें प्रकाश जो है आ रहा है, उसके बाद इस सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में ये जो प्रकाश है वो वापस लौट रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें उसी माध्यम में वापस लौट रहा है, कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों कि इसका आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, ये हो गया इसका आपतित किरण और ये हो गया इसका परावर्तित किरण। दोनों की कंडीशन में इसमें कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, दोनों के कंडीशन में इसमें कोई ना कोई एंगल बनेगा। देखिए इसमें आई बन रहा है और इसमें क्या बन रहा है दोस्तों, आई, मतलब इसका जो आपतन कोण होगा, इसका कोई ये आपतन कोण ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसके परावर्तन कोण के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि जितना किरण आपतित हो रहा है, जिस दिशा में आपतित हो रहा है उसी दिशा में वो परावर्तित हो जाएगा। मतलब आपतन कोण जितना बनेगा उतना ही परावर्तन कोण भी बनेगा। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस कंडीशन में हो जाएगा ये आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहीं से बिना फॉर्मूले का, कोई फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर कोई एंगल दे दिया रहेगा उसके बराबर में ही ये एंगल होगा। ये तो हमारा हो गया कंसेप्ट। अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये कुछ एंगल दे दिया रहेगा। अब ये क्या है, हमारा एक प्लेन सरफेस, और ये प्लेन सरफेस मतलब सीधा लाइन, सीधा लाइन जो है वो 180 एंगल का होता है, 180 अंश का होता है। यहाँ से आपको कई सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बोला था कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। तो ये हो गया दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें भी आपका कई कंडीशन होता है, लेकिन उन सारे कंडीशन को जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं सारा कंडीशन आपको क्लियर करा दूंगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या दिया है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए परावर्तन और अपवर्तन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। परावर्तन मतलब परावर्तित हो जाना, मतलब वापस चले जाना। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन मतलब जो है दोस्तों वापस जाना नहीं होता। अपवर्तन मतलब क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, ये होता है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन से आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन किन किन कंडीशन में होता है। कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये एक माध्यम से कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ से देखिए हमारा ये कोई प्रकाश आ रहा है जिसको हमने ए नाम दे दिया। अब ये प्रकाश जो है इसी माध्यम में वापस जाना चाहिए था इसको। ठीक है, मतलब ये सीधा जाना चाहिए था क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधा ही गमन करता है, लेकिन ये इसका एक्चुअल मार्ग तो ये है, लेकिन ये अपने मार्ग से ये भटक गया। ठीक है, ये अपने मार्ग से भटक गया। ठीक है, इसी को बोला जाता है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे कि हवा से पानी में जाता है, ठीक है, तब की कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि
मान लीजिए ये कोई हवा से कोई प्रकाश आ रहा है और यहाँ पास कोई पानी है, ठीक है। अब इस पानी में ये प्रकाश किस प्रकार से गमन करेगा, तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे कि हवा से पानी में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तब वह जो है वो अपने रास्ते में ना जा करके अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अब देखिए ये हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन दोस्तों अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, मतलब पानी से हवा में जाए, तब के कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए तब के कंडीशन में इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा इसका कुछ इस प्रकार से। अब ये मतलब पानी में से देखिए ये हमारा पानी से कुछ प्रकाश जा रहा है, तब के कंडीशन में ये सीधा ना जा कर के ये मतलब ये कुछ ऊपर की ओर झुक जाएगा। मतलब जब भी प्रकाश हवा से पानी में जाती है तब क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और या फिर प्रकाश पानी से हवा में जाती है, ठीक है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, वो अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। इन दोनों चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या कारण है, इसको भी हम पहले देख लेते हैं। देखिए पानी में डूबा पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में अगर हम कोई पेंसिल को या फिर पेन को डुबा देते हैं तो वो हमें कुछ देर के लिए टेढ़ी दिखाई देता है, ठीक है, मतलब वो चीज़ होता नहीं है लेकिन वो हमें दिखाई देता है। इसी के साथ साथ दूसरा क्या है, देखिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, पानी में डूबे सिक्के का थोड़ा ऊपर दिखाई देना, या फिर सूर्यास्त के समय पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, ठीक है। ये सारे क्या है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि देखिए पानी के अंदर मान लीजिए हमारा ये कोई गिलास है, अब ये पानी के अंदर कोई सिक्का पड़ा हुआ है, अब ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो ये किसके कारण दिखाई देता है, ऐसे आपको कई बार क्वेश्चन में देखने को मिला होगा। तो ये दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ये हमें ऐसा दिखाई देता है। तो आप हर एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करते चलेगा। अब चलिए हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है इसी में। देखिए यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा लेकिन आपको थ्योरी सेक्शन में कई बार आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। क्या दिया हमारा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते ही प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तब किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं होती है इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हीरा का चमकना, ठीक है, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। पानी में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई देना, या फिर प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे प्रकाशिक तंतु से। अब उसके बाद देखिए कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, या फिर रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, ये सभी कारण किसके कारण है, ये सभी जो घटनाएं हैं किसके कारण होता है दोस्तों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इसको हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए कोई श्वेत प्रकाश, अब देखिए श्वेत प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में विभक्त किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो वो जो है प्रिज्म के माध्यम से होता है, ठीक है, तो वो जो है प्रिज्म के माध्यम से होता है। यहाँ से देखिए कोई श्वेत लाइट मतलब श्वेत प्रकाश ये जा रहा है, अब ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया, मतलब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, तो श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर बना है। कौन कौन सा 7 रंग है, देखिए आपका ये लाल है, संतरा है, पीला है, हरा है, नीला है, और ये आपका जामुनी और ये बैगनी, ठीक है। इसी को देखिए ये सारा चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉयलेट, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगनी। उसके बाद इंडिगो, इंडिगो मतलब क्या हो जाएगा, ये जामुनी, ठीक है। उसके बाद ब्लू, ब्लू क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला, नीला के बाद ये ग्रीन क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा। अब उसके बाद येलो क्या हो जाएगा दोस्तों, पीला। उसके बाद ऑरेंज क्या होगा, संतरा, जिसको नारंगी भी बोला जाता है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, रेड, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल। मतलब इसको याद करने के लिए हम और किस प्रकार से याद कर सकते हैं, हमारा शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि बै जानी हपी नाला, ठीक है।
क्या हो जाएगा हमारा बैजानी हपी नाला। ठीक है, इसी को अगर हम इंग्लिश में याद करना चाहें तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका शुरू शुरू वाला वर्ड ही लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, VIBGYOR, वीब ग्योर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, वीब ग्योर, VIBGYOR। ये हो गया दोस्तों प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होना। इसका क्या क्या नाम है, तो अभी मैंने आपको बता दिया था, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों आपके लाल रंग का। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा होगा आपका लाल रंग का। इसीलिए हम लाल रंग को काफ़ी दूर से देख लेते हैं क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य अगर लाल रंग का होता है तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा दोस्तों, बैगनी रंग का। इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य बोलेगा तो लाल रंग का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बोलेगा तो बैगनी रंग का। अब देखिए जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण उतना ही कम होगा। मतलब विक्षेपण मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका फैलाव। ठीक है, जैसे कि लेजर लाइट को भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर लेजर लाइट जो है लाल रंग के ही होते हैं। अब लेजर लाइट को हम कुछ बहुत दूर से भी अगर उसको हम फोकस करते हैं तो उसका रे उसका किरण जो है बहुत दूर तक जाता है क्योंकि उसका विक्षेपण बहुत ही कम होता है। ठीक है, और उसका विक्षेपण बहुत ही कम होने के साथ साथ उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण उतना ही कम होगा। मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो उसका विक्षेपण कम होगा। उसी प्रकार बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो इसका विक्षेपण ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपका प्राथमिक रंग। ठीक है, आपका प्राथमिक रंग क्या क्या होता है दोस्तों। प्राथमिक रंग होता है आपका, देखिए लाल, प्राथमिक रंग हो गया लाल, उसके बाद हरा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला। ठीक है, लाल, हरा और नीला मिलकर ही आपका प्राथमिक रंग होता है। यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ठीक है, इसके कारण ही आपका इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही दोस्तों इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है, इसके कारण ही इंद्रधनुष बनेगा। अब देखिए इंद्रधनुष के बारे में भी आपने सुना होगा या फिर आपने कभी ना कभी इंद्रधनुष देखा होगा। तो देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है। मान लीजिए ये आपका बादल है, यहाँ से ये बारिश हो रहा है। ठीक है, ये बारिश है। अब बारिश में ये वाटर बबल ये नीचे गिरेंगे। अब यहाँ से देखिए पानी गिरते गिरते अगर कभी भी आपको थोड़ा सा धूप दिखाई दे, ठीक है, ये आपका सूर्य है, यहाँ से ये कोई आपका प्रकाश इसमें पड़ रहा है, तो जब बारिश होते रहती है तब ये जो वाटर बबल होता है ये आपका प्रिज्म के जैसे काम करता है। ठीक है, मतलब ये जो सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ रहा है और ये जो वाटर बबल है ये प्रिज्म के जैसे काम करेगा। मतलब ये सूर्य का प्रकाश जैसे ही वाटर बबल में पड़ेगा तब की कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, मतलब सूर्य के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सूर्य के जस्ट ऑपोजिट ये इंद्रधनुष बन जाएगा। इसी को बोला जाता है दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब इंद्रधनुष का बनना भी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए आप हर एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करते चलेगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक कंसेप्ट और जान लीजिए, जो इंद्रधनुष बनता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा। ठीक है, इंद्रधनुष जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा। ये हो गया इसका पहला कंसेप्ट। अब उसके बाद देखिए ठीक 12 बजे आपको कभी भी इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। अब देखिए ठीक 12 बजे क्या होता है दोस्तों, सूर्य जो है वो जस्ट ऊपर में होता है, हमारे धरती के ऊपर में होता है। अब देखिए धरती के ऊपर में होगा तब की कंडीशन में इसका रे जो है वो सीधा नीचे धरती पर ही पड़ेगा। अब धरती पर ही तो डायरेक्ट इंद्रधनुष नहीं बन सकता। ठीक है, धरती पर ही मतलब ज़मीन पर जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट इंद्रधनुष नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। कई बार आपको रेलवे में भी इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है इसी में, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए दोस्तों प्रकीर्णन मतलब क्या होता है। देखिए ये जो वर्ण विक्षेपण है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, ये सभी चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलेगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था अपवर्तन मतलब क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन मतलब होता है, ये हो जाएगा
अपवर्तन मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन मतलब होता है दोस्तों धोखा, मतलब आँखों का धोखा खाना ही अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, शॉर्टकट में इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। वर्ण विक्षेपण क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब देखिए उसके बाद अभी हमने एक और पढ़ा था परावर्तन। ठीक है, अभी हमने एक और पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन मतलब परावर्तित होना, वापस लौटना। ठीक है, परावर्तन मतलब जो है परावर्तित होना या फिर वापस लौटना। ठीक इसी प्रकार आपका एक आता है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, तो प्रकीर्णन मतलब होता है दोस्तों प्रकाश का फैलना। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब होता है दोस्तों प्रकाश का फैलना। अब देखिए क्या दिया है, जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों कि धूल के कणों की वजह से या फिर वाटर बबल की वजह से प्रकाश का जो है सभी दिशाओं में फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या से घटना होते हैं जो हमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना, या फिर सूर्य के उगते और डूबते समय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डूबते, सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, या फिर समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। ये सारी घटनाएं किसके कारण होता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब देखिए आकाश का नीला दिखाई देना मतलब नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा जब जो है साफ वातावरण रहता है तब के कंडीशन में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और यही रीज़न है दोस्तों कि समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और दिया है कि सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना। अब देखिए चूंकि सूर्य जो है काफ़ी दूर पर होता है और मैंने अभी आपको बताया था लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसी के साथ सूर्य के उगते और डूबते समय लाल रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए सूर्य जो है उगते और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके बाद हमारा विवर्तन हो गया, या आपका ध्रुवीकरण हो गया। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक और बचा है, इसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। इसी के साथ हम अगले पार्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। इन सभी की चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।